हाँ, चलिए आइए बच्चों। हमारा कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा था भाई? ओ माय गॉड, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन चल रहा था ना। थोड़ा सा वो मैंने केसेस बोले थे कि रीड करेंगे 5-10 मिनट, फिर AS7 शुरू करूंगा। मेरा आपसे सवाल है, AS9 किसके ऊपर था? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितनी चीजों का हो रहा था? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, और तीन चीजें। हाँ, क्या क्या था? रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट का रेवेन्यू कैसे बुक करोगे? ऑन टाइम बेसिस। डिविडेंड का व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश, और रॉयल्टी का एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। सर्विस का दो मेथड होते थे, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और एक कंप्लीटेड मेथड। कंप्लीटेड के अंदर क्या होता था? इट बेसिकली द सर्विस इन्वॉल्व्स अ सिंगल एक्ट। एग्जैक्टली। पीवीआर सिनेमास पे गए, डॉक्टर के पास गए, सिंगल एक्ट के अंदर सर्विस खत्म। सो व्हेन रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, जितना परसेंट काम कर दिया वो। ठीक है। देन गुड्स के अंदर क्या था बच्चे? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड। एंड परफॉर्मेंस का क्या मतलब था? पहला क्या था? लिखा था नोट्स में। हाँ, एग्जैक्टली, पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड, और ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड। ज्यादा ज्यादा कन्विंसिंग कौन सा था? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। और उसके बाद क्या था? एंड द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज सर्टेन। अगर ऐसा है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे, और चारों पांचों जितने भी रेवेन्यू की मैंने बात करी, अगर आपको अनसर्टिनिटी अबाउट द कलेक्शन, तो आप रिकॉर्ड ना करिएगा, पोस्टपोन कर दीजिएगा। अगर इस साल मैंने बेचा सामान को पर मुझे लग रहा है पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं? नहीं करूंगा। अगले साल लग रहा है पैसा मिल जाएगा, तो अगले साल रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। और अगर आप सेल ही रिकॉर्ड नहीं करे, तो स्टॉक भी वो आपका अपना ही मान लिया जाएगा। यही करी थी बच्चे बातें। आइए, मेरे को कुछ केसेस करने हैं 5-10 मिनट के, और फिर स्टैंडर्ड खत्म है जी हमारा। ओके, छा गए बेटे आप। चलो, CMA के बच्चे आज टेस्ट देने ही नहीं आए। रिटर्न के नोट्स बना लिए बच्चों ने? कितने बच्चों ने बनाए रिटर्न के नोट? GST रिटर्न एक बच्चे ने बनाया बस, पीछे ओम ने ही बनाया। वेरी गुड। दो बच्चों ने नोट्स बनाए बस। आयुष जी आपने बनाया, दिखाइए नोट्स। डिसिप्लिन इज द की। नहीं लेकर आया? वैसे तो मुझे भरोसा है, बट स्टिल मैं चेक कर रहा हूं, ताकि नहीं, एक बार दिखा दे मेरे को। दिखाइए एक बार। हजम नहीं पकड़ा ना? मैंने ऐसे तो नहीं लिखवाए थे। समझ नहीं आ रहा था PDF का। क्या कह रहे हो मैडम आप? क्या मैडम? नहीं नहीं, पर वो PDF में सही लिखा हुआ था। नहीं, तो एक बात बताना। ये इसमें जो अमेंडमेंट वाला पार्ट था, तो वो अरे आप ही के हैं सर, आप लोग। अरे वो मुझे पता है। हाँ, तूने ऐसे लिखे ना, ऐसे सही है ना, ये फ्लो होता है। मतलब वो भी ठीक है, सबका अपना अपना पैटर्न है। लेकिन हाँ, ट्राई टू
उसी तरीके से लिखोगे तो बहुत मतलब वो हो जाएगा। हाँ क्या कह रहा था? अमेंडमेंट का पार्ट आपने लिखवाया था छुड़वाना था, अभी कराऊंगा करवाऊंगा। चलिए एनीवेज बस बेटे 5 मिनट बच्चे खत्म है बच्चे ये। हम लोगों ने आपको ध्यान है ये वाला करा था, डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट। सो इफ द डिलीवरी इज डिलेड तो मैं सेल रिकॉर्ड कर दूं या नहीं करूंगा? कर दूंगा रिकॉर्ड भाई। मेरे पास सामान पड़े, मैं बेच चुका हूँ, इनवॉइस दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आपने बोला सर इसको 15 दिन यहीं रख लो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सेल नहीं हुई। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल पढ़िएगा एक बार। कोई बात हो गई ना सर, वो तो सेल से गुड राइट्स की तरह रिलेट कर। बिल्कुल ट्रांसफर हो चुका है तो आप बिल्कुल क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कोई सामान बेचा हो दैट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। कोई ऐसा एग्जांपल आपने कभी लाइफ में परचेज करा है कि आपने फिर लाइक वेदर यू विल अप्रूव और नॉट, वो बाद में, ऐसा है आपके साथ? कभी करा है ऐसा? एग्जैक्टली। ऑनलाइन परचेज जो आप करते हैं, जैसे आपने अमेजोन से कोई चीज मंगवाई, तो क्या अमेजोन में जो भी बैकएंड में जो सप्लायर है, क्या उसे कंफर्म्ड है कि ये सेल हो गई है, या ये अभी अप्रूवल के प्रोसेस में ही है? मे बी यस। क्योंकि जब वो आपको डिलीवर करा जाएगा, आप उसका कलर देखेंगे, साइज देखेंगे, फिट देखेंगे, तभी तो अप्रूवल आएगी। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मुझे सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब अप्रूवल आ जाए। हाँ, एक इसको इस तरीके से बोलता हूं, मैंने ना थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड बोल दिया। पहले इसको जरा सा रीड करते हैं क्योंकि उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड until the goods has been formally accepted by। यानी कि अगर एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। ठीक है बच्चे। हालांकि रियलिटी में मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि 2 लाइनों का ही है तो कोई बात नहीं, थ्योरेटिकली तो अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। या एक बात बताइए, आपने सपोज करो एक सामान मंगवाया, ठीक है, मान लो एसी मंगवाया, और आपने उसको बेटे ब्लू कलर का पेंट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, और अभी भी टाइम पीरियड है वापस करने का, क्या वापस हो जाएगा? अगर आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जैसे कि आप ही मालिक हो तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे आपकी तरफ से यस नहीं आया अभी। लेकिन क्या बोल रहे हैं? बायर हैज डन एन एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। आपने मॉडिफाई कर दिया जी। समझ रहे हो? यानी कि आपने मान लो कोई चीज परचेज करी, ठीक है, कोई शर्ट टी शर्ट, और आपने उसको धोने के लिए डाल दिया, वॉशिंग के लिए डाल दिया। नाउ आप मुझे बताइए, वॉशिंग के बाद वापस कर दोगे आप? ऐसा थोड़ा ना होता। समझ रहे हो? और द टाइम पीरियड फॉर रिजेक्शन हैज elapsed। भाई मैंने आपको कोई सामान बेचा, 15 दिन का टाइम पीरियड था, 15 दिन निकल चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा? 15 दिन जैसे ही खत्म हो जाएंगे, अगर आपकी तरफ से ना यस आ रहा है ना नो आ रहा है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। सो रेवेन्यू आप कब कब रिकॉर्ड कर रहे थे? या तो आप यस बोल दोगे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, या तो आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि डीम्ड अब आप ही मालिक है, और या फिर जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, और वेयर नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड अ रीजनेबल टाइम हैज elapsed। क्लियर है जी? थ्योरेटिकल बात है, लेकिन ऑब्वियसली पता होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे, हो जाएगा, आगे हो जाएगा। हो जाए। पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। तो इंस्टॉलेशन में कैसे सब्जेक्ट आएगा, एक बार इंस्टॉल कर दोगे तो आप इसको अगर कोई चीज सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन होता है तो व्हेन इंस्टॉलेशन इज डन तो ही हम सेल रिकॉर्ड करते हैं। एसी में नहीं, मतलब उसके बारे में बोलूंगा मैं एक बार, पर एक बार पहले ऊपर वाला एग्जांपल पढ़ लो फिर उसके बारे में। पढ़ लिया? क्लियर है? ओके सर। कुछ कुछ अब मैं इंस्टॉलेशन पर आ रहा हूं। सर कुछ कुछ चीजें क्या होता है सर, आप ये कह सकते हैं जैसे एसी का इंस्टॉलेशन है, डू यू थिंक इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड? टीवी का इंस्टॉलेशन, आपने टीवी परचेज करा, आपको पता है टीवी जब आप परचेज करते हो
तो एक बंदा आता ही आता है, क्योंकि भाई वो मतलब कैसे पूरा सेंटर में लगाना है, किधर लगाना है, ऐसे एडजस्टमेंट खुद तो नहीं करते ना हम लोग। तो मुझे बताइए, इज इट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन, या मतलब वो तो ऑब्वियस है, टीवी खरीद लिया तो भाई इंस्टॉल तो हो ही जाए, एक अडेप्टर ही तो निकलेगा पावर का जो लगा देगा और ड्रिल मशीन से हो जाएगा। तो जिसकी तो इंस्टॉलेशन बहुत आसान होती, वो तो आपने जब बेचा तभी कर दो। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो उन गुड्स की रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ इंस्टॉल। बट इफ द इंस्टॉलेशन इज जस्ट लाइक यू हैव टू प्लग इन और थोड़ा सा इंस्टॉल करना है, तो आप सेल के टाइम पे ही सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार इसको पढ़ना बच्चे। घर में मोटर लग रही है, अब पहले बता मोटर इंस्टॉल कैसे होती है, मेरे को नहीं पता। नहीं मैं हाँ, वही नरगोल के इसमें निकला वो। इट्स अ बेसिक इंस्टॉल। हाँ, मेरे को वो। हो गया बच्चे। एडवांस ले लिया तो एडवांस दिखा ना, बैंक टू पर्सन का नाम दिखा ना, मशीनरी लगाने का एडवांस आ गया तो सेल नहीं हुआ ना अभी। एडवांस आना सेल थोड़ा ना होता है। बैंक टू पर्सन का नाम लिख दे, लाइबिलिटी दिखा अपना, बैंक टू एडवांस कर, बैलेंस शीट में बैंक बढ़ जाएगा एसेट में। और एडवांस जब कल को बना देगा तो एडवांस खत्म कर दे उसको, एडवांस टू रेवेन्यू कर देगा। कही क्लियर है बच्चे। सेल एंड रीपर्चेज सबको समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी अभी आपने सेल एंड लीज बैक करा था कुछ, याद है? ऐसी जस्ट रीड कर लो इसको। फाइनेंसिंग में। हम्म। सर लेकिन जो लीज हम लेते थे तो उसे तो हम अपने एसेट साइड पे शो करते थे ना, जो एक लॉन्ग टर्म एग्जैक्ट नहीं है, बेसिकली सेल एंड रीपर्चेज ले देके तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ही था ना। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होगा, इंटरेस्ट ही होगा ना, वो तो बाकी तो प्रिंसिपल का ही आगे पीछे हो रहा था। सिर्फ इतना समझ रहे। सेल एंड, अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं, सेल एंड रीपर्चेज के अंदर क्या करना है बच्चे, एक तरीके का फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं और फिर वो आप ही से ले लिया। तो जब मैं आपको बेचता था तो पैसे आ जाते थे ना मेरे पास, और आप ही से खरीद के क्या करता था, धीरे धीरे पैसे दे रहा था। क्यों? क्योंकि आप इसे तो बेच के पहले बहुत बड़ा पैसा ले लिया, फिर धीरे धीरे करके वापस, तो लोन अरेंजमेंट होता है। तो इस पे रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे आप, जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वही दूसरे बंदे के लिए रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर है? इसके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है इतना कुछ। ठीक है, सोल्यूशन ये भी बच्चों वाला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे आ जाओ। ट्रेड डिस्काउंट क्या रेवेन्यू में से माइनस होता है? बिल्कुल होता है जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास में। मान लो अगर आपको मोबाइल बेच रहा हूँ 1 लाख का, इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10,000 का, तो मैं कितने का बेच रहा हूँ आपको, 90,000 का, तो माइनस हो जाता है। क्या कैश डिस्काउंट रेवेन्यू से माइनस होता है? नहीं होता, क्योंकि ये तो बाद में कल को आप अर्ली पेमेंट कर दोगे कैश में तो होगा, तो वो रेवेन्यू में से नहीं होता, इसलिए उसका खर्चा डेबिट होता। ठीक है बच्चे। कंसाइनमेंट सेल क्या होता है बच्चे? आई एम सेंडिंग यू गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, और आपको आगे बेचना है। ठीक है, तो जब मैं आपको दे रहा हूं क्या ये रेवेन्यू है? नहीं। जब आप बेचोगे तो क्या आपका वो रेवेन्यू है? नहीं, आपका रेवेन्यू तो कमीशन है, आप तो एजेंट हो। वो रेवेन्यू किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा, प्रिंसिपल का। वही बात है, लिखी। बताइए क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आप इसको रीड कर लेंगे, और इफेक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी, और ये आपका सारा का सारा डन है। ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके। कंसाइनमेंट में मैं प्रिंसिपल हूं, तू एजेंट है। मैं तेरे को गुड्स भेज रहा हूं, बता सेल हो गई क्या? नहीं। मैं सेल कब रिकॉर्ड करूंगा? जब तू आगे कस्टमर, और तू नहीं रिकॉर्ड करेगा उसको, कि तेरा तो पैसा ही नहीं है वो। आपके लिए सेल क्या हो गई? जो कमीशन है। मेरे लिए सेल कब होगी? जब आप बेचोगे। ठीक है बच्चे, चलिए। तो आइए सर जी, अब हम एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज AS7। AS7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सर ये क्या होता है सर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स? क्या मैं कह सकता हूं, जैसे मान लो सिटी वॉक है, सिटी वॉक गए बच्चे, हाँ जी, तो सिलेक्ट सिटी वॉक, DLF,
MGF, अभी प्रीत जी गए थे क्लास के बीच में, प्रीत जी कह रहे सर इमरजेंसी। मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक, कह रहे सर फ्रेंड्स का रीयूनियन है सर, इमरजेंसी। नहीं नहीं यार, अच्छी बात है, को फ्रेंड्स होने चाहिए और जाना चाहिए भाई, मिलना चाहिए, ऐ थोड़ा ना, क्लास तो चलती रहेगी बेटा। ठीक है। तो बेसिकली सिटी वॉक जब बन रहा था, देखा था बच्चों ने कभी? नहीं। आपको पता है सिटी वॉक जब वहां नहीं था तो वहां क्या था? क्या था? ग्रास। पूरी ग्रीनरी नहीं थी मैडम दिल्ली में, ग्राउंड था बेट, वहां पे क्रिकेट खेलते थे। आप में से कोई खेला उधर क्रिकेट? वो पूरा नहीं, इतना पुरानी बात भी नहीं है, क्या कह सुनने लायक। ठीक है। लेकिन पहले वहां पे पूरा एकदम एकदम खाली था, एकदम खाली, समझ रहे हो? और उधर मतलब क्रिकेट खेलते थे लोग, गाड़ी सीखने के लिए आते थे, तो पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड, ठीक है। तो वो जब बना होगा, तो वो किसने बनाया सिटी वॉक को? कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाया। तो मान लीजिए सिटी वॉक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने वो मॉल बना के सबको किराए पर, सारे ब्रांड्स को मे बी उन्होंने सेल आउट कर दिया, रेंट पे है, पता नहीं, ठीक है। तो सिटी वॉक लिमिटेड है, और उसने किसको हायर करा होगा? मान लो DLF। क्यों करा है सर जी? DLF विल कंस्ट्रक्ट द, ओके। और आप मुझे बता दो, अगर DLF उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो DLF को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर, द वन हु कंस्ट्रक्ट। और सिटी वॉक को क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। आपको क्या लग रहा है, DLF बस एक मॉल बना रहा होगा? नहीं सर। हो सकता है बसंत विहार में प्रोमेनाड मॉल है, वो भी उसने बनाया हो। एम्बियंस मॉल है सिटी वॉक उधर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और एक और मॉल है, आपने देखा होगा साउथ एक्स के पास, देखा आपने? अंसल प्लाजा देखा? पहले सिर्फ एक ही मॉल होता था बेटा, बहुत पुराने टाइम पे जब हम जाते थे, समझ रहे हो? सही, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, अंसल प्लाजा, अंसल प्लाजा एक ही मॉल था, बहुत पुराना। कहाँ पर? कहाँ पर है? हाँ, लेकिन अभी, अभी उसके अंदर सिर्फ वो मैकडोनल्ड्स है। और अगर आप देखोगे एकदम, मतलब नहीं, वो ऊपर रूफटॉप तो कुछ खुल रहे हैं जैसे वो है, पर मतलब पहले बहुत ज्यादा हैपनिंग, एक ही मॉल होता था पहले इधर, और कोई मॉल ही नहीं होता पूरे दिल्ली में, कह रहा हूँ आपको। जैसे अभी आपको कहीं भी जाते हो, राजौरी गार्डन कहीं भी जा रहे हो, मॉल तो है ना, कुछ होता ही नहीं था, समझ रहे हो? सिर्फ एक अंसल प्लाजा ही जाते थे। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि भाई, ये जो DLF वाला है, क्या मैं कह सकता हूं ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? पैसे तो बताएगा, कितने रुपए लेगा मॉल बनाने के? क्या मैं कह सकता हूं कि वो इसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेगा? लेकिन आप समझिए, इट्स नॉट अ वेरी इजी ट्रांजैक्शन, इट माइट टेक 2 to 3 years टू कंस्ट्रक्ट द मॉल। तो किस पीरियड में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि कॉमन सेंस आपकी कहती है सर जितना काम होता जाएगा हो जाएगा, बट उसी को तो क्लोज हम लोग को मॉनिटर करना है ना बस। तो बेसिकली हाउ यू विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू, हाउ यू विल रिकॉर्ड द कॉस्ट, ये कौन सा स्टैंडर्ड आपको बताएगा बच्चे? एज पर AS7। एंड जिन बच्चों ने कॉस्टिंग अगर पढ़ी है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ी है? हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता है, मान लो अगर ये DLF जो अकाउंट से भी है, अब DLF का सिटी वॉक वाले से अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे, एम्बियंस का कंस्ट्रक्शन अलग चल रहा है, सो ही हैज 3 वर्किंग साइट्स। क्या इनका एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा या अलग अलग हो? अलग अलग। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना बच्चे, इनका जो टाइम पीरियड होता है, आप ये कह सकते हैं कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स more than 1 year, okay।
और जिस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो 3 साल है तो आप कितना परसेंट पहले साल रिकॉर्ड कर रहे हो, कितना कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बेटे ये विजिबिलिटी देना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, आप हैंडल कर लोगे, आज आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा तो समझ भी नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है, और जो इस लाइन में कभी कभी उसको भी समझ भी नहीं आ पाता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अपनी रेवेन्यू को प्रॉपरली एलोकेट करना है, कॉस्ट को एलोकेट करना है, वो सारा का सारा कौन बताता है, एएस। बताइए, क्लियर है बच्चे? आप पहले एक बार इसको बना लीजिए। तो ये जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, इसको क्या बोला जाता है बच्चे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही एसेट बनेगा क्या, मतलब एक ही मॉल बनेगा क्या? सिटी वॉक ने बोला आप डीएलएफ भी बनाइए साथ में। उधर 2-3 मॉल्स है, एक एमजीएफ, अभी भी एमजीएफ है, एक उधर आप अगर सिटी वॉक में जाओगे डीएलएफ है, एमजीएफ है और सिटी वॉक। तो आपको क्या लग रहा है, जरूरी है कि उनकी जो नेगोशिएशन होगी, ये सारी बातें अभी आपको सामने दिख जाएंगी लिखी हुई। क्या ओवरऑल डीएलएफ ने ये बोला होगा 400 करोड़ दूंगा, दिस इज द कॉमन मटेरियल, दिस इज द मार्बल, दिस इज द, हर चीज की एक डिजाइनिंग, हर चीज बताएगा। ऑब्वियसली डिजाइनिंग अलग अलग करूंगा क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर तो ये एक साथ नेगोशिएट हुआ तो ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे हो? क्योंकि अकाउंटिंग कैसे होगी, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे कहने का मतलब है, डीएलएफ जब सिटी वॉक वालों से बात कर रहा था तो नॉट जस्ट फॉर सिटी वॉक मॉल बट ऑल्सो फॉर डीएलएफ मॉल एंड प्लस एमजीएफ एक साथ है। अगर एक्सेप्टेंस बैठेगी तो तीनों की बैठेगी, नहीं है तो भाई किसी और से बनवा लो। तो इट इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज अ सिंगल। और अगर मैं सिटी वॉक का प्रपोजल अलग देता हूं, डीएलएफ मॉल का अलग देता हूं और एमजीएफ का अलग देता हूं, उसने बोला डीएलएफ छोड़िए आप सिटी वॉक बना दीजिए, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 3। समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है इनकी बात किस तरीके से। क्लियर है बच्चे? ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं अभी आप समझेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लिया बच्चों ने? आइए अब एक बार थोड़ा सा नोट डाउन और वो कराऊंगा। सर एक सेकंड दिखा दो, मैं पिक ले लूंगा। हाँ हाँ, एक सेकंड बस। ले दोस्तों, ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं बच्चे। आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना, ये पढ़ लीजिएगा। सही, क्लियर है? आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगली क्लास में ही खत्म करना हमने इसको पूरा। तो फिर जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ, जिस टाइम पे उसका नॉर्मली कोई ऑपरेटिव कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, उस टाइम पे सारा वर्क इन प्रोग्रेस है। कैसा, क्लियर है बच्चे? द एंटिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोला जाएगा भाई? जिसको बनाना है वो कॉन्ट्रैक्टर है, and the customer who requires the construction is to be completed is, you can say customer or contractor। क्लियर है जी? ओके, इसको भी पढ़िएगा बच्चे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल आउटकम प्रॉफिट है कि लॉस है आज नहीं पता लग सकता, जब पूरा बनेगा तो हिसाब आए। प्लान तो कर सकता हूं मैं, ये खरीदूंगा ये है सारा, बट फाइनल आउटकम तो बाद में ही आएगा। टेक मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर्स, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट आपको करना पड़ेगा। समझ आ रहा? क्लियर है? ओके,
अब मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ दोस्त, बिल्कुल बनेगा। पहले आर्किटेक्चर आता है ना, वो प्लान बनाता हाँ है। क्या कह रहे, हाँ हाँ क्या कह रहे, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी, मैं आपको पैसे दूंगा, मेरा काम थोड़ा है ये। मैं तो मैं तो सारी ब्रांड्स के साथ बात कर रहा हूँ कि मॉल बन रहा है, इधर आ जाना। ठीक है, आपने बनाना है, मैं आपको एरिया, मैंने खरीद लिया लैंड, मैं आपको दे दूंगा, आप बना के दो मुझे। हाँ जी, पहले तो कॉन्ट्रैक्टर आके अपना एरिया डिटरमाइन करता होगा, उसके बाद वो नहीं मेरा एरिया है वो। जैसे आपको घर बनाना है, आपके पास लैंड होगा तभी तो बिल्डर आएगा। बिल्डर आके पहले एरिया चेक करेगा, क्या एरिया चेक करेगा? उसके अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट हाँ आता उसके है। अकॉर्डिंग ही बनाएगा, ब्लूप्रिंट वही वही करेगा, उन्हीं की लॉबी है। आर्किटेक्ट्स, एमसीडी, जीडीए सारा थ्रू वो करवाएंगे पेपर वर्क, मैं थोड़ा ना कराऊंगा, समझ रहे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ध्यान से देखिएगा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, मतलब एक एसेट बन रहा है, or combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of the design, technology, function or the use. तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूरी नहीं है एक ही एसेट बन रहा हो, एक से ज्यादा एसेट भी बन रहा होगा। प्लीज इसको लिख लीजिए एक बार। हाँ जी, हो गया सर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। आर्किटेक्ट कह रहे 6 महीने लग जाएंगे सारे अप्रूवल में, ये भी अपने पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? देखना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, लाइक द सर्विस इज लाइक फॉर नेक्स्ट 4 years, तो उसको भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही बोला जाता है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन, आप मुझे बोल रहे हो ये मॉल देख रहे हो, इसको पूरा तोड़ना है, मेरा काम सिर्फ वो है, इज इट ऑल्सो अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? यस। ठीक है बच्चे, तो हाँ ये लिखना है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट। ओके, लिखना है ब्रो।
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आधा लिख लिया तो फिर पूछने का पॉइंट। है जी बच्चे, लिख लिया? ओके, वेरी गुड। धीरे धीरे करा रहा हूँ बेटे आज आपको बहुत। धीरे धीरे दिखाई दिया था। धीरे धीरे सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म होगा? आप क्या कर रहे हो, बहुत टाइम है, क्या जल्दी है? सर का सिलेबस बहुत सारा रहता है। दुष्यंत सर का? अब पता नहीं लग रहा है कि आशीष सर का भी, आशीष सर का कुछ आता था, आशीष सर का। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो मेरे पास है, उनके तो छोटे छोटे सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले के लिए क्वेश्चन सर आपको फिर भी करना, मतलब क्वेश्चन सर शायद आपसे कम होगा। मेरे हिसाब से। आशीष सर का कुछ आता है। हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? ओके, देखो ना वही लिख रहा है दोबारा से। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऋतिक जी जल्दी लिख लो। अच्छा, बनाओ बनाओ आप। हाँ, अच्छी बात है, लिख ले भाई तू। इस बार लॉ का पेपर थोड़ा वो आया है भाई, पढ़ाई को बढ़ा लेना है थोड़ी ज्यादा। और लॉ का टफ आया इस बार पेपर। हो गया? एडवांस अकाउंट से लेके पहले लॉ पढ़ना। नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस फॉर डिस्ट्रक्शन। ओ माय गॉड, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए और बताइए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ लिए, कोई जल्दी नहीं है बेटे, आराम आराम से करेंगे। क्वालिफिंग करोगे ज्यादा। ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, 2 कॉन्ट्रैक्ट है? एक ही कौन, कूल। अगला, डिसमेंटल का ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। डिसमेंटलिंग सर्विस भी तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना। वही बोल रहा है, बस रीड कर लो एक बार। हो गया? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस इसको रीड करना आप। दिखने को एक कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, लेकिन उसका पढ़ के आपको लग रहा है पहले 50 पे जैसे क्लॉज ए है जो एक अलग चीज की बात कर, ऑल टुगेदर मॉल की बात कर। दूसरा बात कर रहा मैं आपकी रोड बना के दे दूंगा आप। और हर किसी का प्रपोजल अलग है, एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी एकदम अलग चल रही है। तो मैं उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा? अलग। ऑल दो पेपर में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, एक एक दिख रहा है, ये मतलब नहीं है। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर if I am constructing 3 assets and all 3 are subject to separate negotiations, आप अलाउड हो, आप रोड मत बनाओ, मॉल बनवा लो, तो उसको मैं एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना बोलूंगा। सेपरेट नेगोशिएशन, सेपरेट लॉजिक चल रहे, पर दिखाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको एक बोला जाएगा, 3 कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, 3 कॉन्ट्रैक्ट बोले जाएंगे। उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। मॉल वाले का मटेरियल और जो रोड का मटेरियल है मर्ज करके थोड़ा ना दिखाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी को, अलग चीज है बिल्कुल। ठीक है, सो बेसिकली वो कह रहे हैं व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट covers number of assets and the construction of each asset would be treated as a separate contract when separate proposals have been submitted and each asset is subject to separate negotiation, cost or revenue can be identified separately for these assets। ऐसा नहीं हो रहा 5000 टन अगर सीमेंट आ रहा है, डोंट नो कहां पे लग गया।
मुझे एग्जैक्ट पता है वो मॉल के लिए जा रहा है, रोड के लिए जा रहा है, या डैम के लिए बनने के लिए जा रहा है, मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। मॉल के साथ वो तो इंटर रिलेटेड है ना, मैं प्रपोजल क्या पार्क का अलग दूंगा? कॉस्ट आइडेंटिफाई अलग हो सकती है, बट डू यू थिंक कि मॉल के साथ जो पार्क बन रहा है वो सेपरेट प्रपोजल जाती होगी उसके लिए? नहीं जाती। तो आपको धंधा भी समझना पड़ेगा ना थोड़ा। समझ रहे हो? अगला क्या लिख रहे हैं बच्चे, देखना एक बार। फिर वो साथ में मिल गया, जैसे अभी आपने बताया 3 मॉल, तो तीनों के अलग अलग एग्जैक्टली। तो उसको तो सिंगल ही बोलूंगा ना जी। और चाहे एक कस्टमर है या सिटी वर्क वाला अलग बैठा है, एमजीएफ वाला अलग बैठा है, और अगर नेगोशिएशन सबके साथ एक साथ चल रही है तो 3 कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना बोलूंगा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा। वेदर विद 1 कस्टमर और 3 कस्टमर, उससे कोई मैटर नहीं करता। कहिए क्लियर है बच्चे? ये लिखना लग रहा है आपको? एडिशनल एसेट इसका कुछ नहीं है, नॉर्मल रीड करना है आपको। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, बस हल्का सा और 10 मिनट का बताऊंगा। सेपरेट ना, वो ऑलरेडी कह रहे थे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल इंडिसेक्स। बिल्कुल सेपरेट है ना बच्चे, क्लियर है ना? एकदम क्लियर हिंट भी दे रहा था। सेपरेट मतलब कॉस्ट इज एबल टू एलोकेट, सेपरेट प्रपोजल है, नेगोशिएशन है। आंसर देखना एक बार इसको कैसे लिखा हुआ है। जैसे पेपर में ऐसे नहीं होता सेपरेट लिख दिया और आपने 2 लाइन लिख दिया सो जाए नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो? आपको लैंग्वेज मतलब इसका ट्रेस करना पड़ता है, एक बार देखिएगा। हाँ जी। प्रैक्टिकल भी एक बार पढ़ना बच्चे। थर्ड वाला तो ये होगा, आपको बजट पता है आपका, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है इसमें इतना होगा। क्लियर है? पढ़ लिया? अब एक छोटी सी चीज लिखेंगे एक बार, और फिर मैं आपको जो इसके अंदर प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट कराऊंगा। देखो भाई, आप जैसे घर बनाते हो बच्चे, आपने देखा है जब घर बनता है तो कैसे होता है, लमसम बात होती है, या मतलब ऐसे बोलते हो कि मटेरियल हम लेंगे, आप लेबर का बताओ, या लमसम सब चीजें, कैसे होता है? लमसम बात होती, एग्जैक्टली दोनों होती। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक फ्लोर बनाना है, तो एक इंसान ने आपको एस्टिमेट दिया है जी 60 लाख लग जाएंगे फ्लोर बनाने में। क्या वो 60 लाख के अंदर कह सकता हूँ लेबर कॉस्ट भी होगी, और वो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि वो क्या आपके सामने पूरी सामने पिक्चर आ पाती है? नहीं आ पाती। ठीक है, आपने बोला अगर मटेरियल मैं ले आऊंगा, ठीक है, ब्रिक्स में ले आऊंगा, टाइल में ले आऊंगा, जो सामान चाहिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग सब मैं लेकर आऊंगा। आप अपना लेबर का कॉस्ट, आपको जो लेबर यहाँ लगानी है आप कैलकुलेशन कर बताओ। उसने कहा सर लेबर के लिए लग जाएगा 25 लाख। तो उसने कितना लेबर के लिए मांग रहा है वो? 25 लाख, विच मीन्स आपका मटेरियल कितने का? 35 लाख। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है ना कि आप ये सिरदर्दी लेना चाहते हो। जब मटेरियल खत्म हो रहा है आप ऑर्डर कर रहे हो, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, कभी क्या क्वालिटी है, ये तो सबकी अपनी अपनी कॉल है ना, दैट यू वांट कि आपको ये चाहिए भाई, एक अमाउंट पकड़ो और बना दे। ठीक है, या आप मुझे मटेरियल बताओ मैं लेकर आता रहूंगा और आप वो करोगे। ठीक है बच्चे, तो उसी तरीके से मतलब ऐसा एग्जैक्ट उस पर नहीं जाना, बस मेरे को ये है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, क्या होता है बच्चे? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। भाई मॉल बन रहा है 400 करोड़ में बन रहा है, ठीक है, अब अगर 300 करोड़ में बन जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर की किस्मत, 500 करोड़ लगेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की किस्मत। कस्टमर को नहीं बोलोगे अब आप। 400 करोड़ है, 3 साल लगने हैं, हो सकता है स्टील का प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है सीमेंट का प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, उसके ऊपर बात कर लूंगा। लेकिन अगर एक बार बात कर ली कि आपने 400 करोड़ में मॉल बनाना है, तो अब मत बोल देना मेरे को आगे बढ़ाने का पैसा। दैट्स कॉल्ड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, मेरी टेंशन नहीं है। दूसरा क्या होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या लिखा है?
कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड फॉर अलाउेबल और डिफाइंड कॉस्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला देख भाई नहीं 400 करोड़ में मेरे को तू कॉस्ट बता सारी का। उससे का इतने का सीमेंट, इतने का स्टील, इतने का लेबर, इतने का ये ऐसे करते 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 उसने लिस्ट बना दी खर्चे। और मैंने कहा चल ठीक है सारी कॉस्ट अलाउड है। कह रहे सर मैं खुद भी तो कमाऊंगा। मैंने कहा इस पे 10% जोड़ ले अपना। चल ऑब्वियस बात है वो आया तो कमाने के लिए आया। तो कहने का मतलब है यहां मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, मैंने उसे बोला भाई सारे खर्चे ड्रिल डाउन कर दे, एक्सपेंस बता दे मेरे को कितना लगेगा, और इसमें क्या जोड़ दे अपना मार्जिन। अगर कल को कॉस्ट बढ़ी तो बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है एक बार बताऊंगा उसको। इज रिम्बर्स फॉर अलाउेबल डिफाइंड कॉस्ट प्लस अ परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट और अ फिक्स्ड फीस। क्लियर है बच्चे। और इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके, एक ही है अगर आप मेरा घर बना रहे हो तो मैंने आपको बोला 2 करोड़ ले ले घर बना लो, ये क्या हो गया बच्चा फिक्स प्राइस। दूसरा तरीका सारे खर्चे लिख दे, उसके जो भी पहले नाम लिख दो खर्चों का, अमाउंट लिख दो एस्टिमेटेड, उस पे आई विल गिव यू 10% मोर और 5% मोर वोट। तो ये क्या हो जाता है बच्चे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताइए क्लियर है। अब आप मुझे बताइए अगर कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा है और अगर कल को सीमेंट का प्राइस बढ़ गया तो कॉस्ट एस्केलेशन की अलग से बात होती होगी नहीं होती होगी। 100%। आज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े हैं ना बच्चे, कहीं एयरपोर्ट बन रहा होगा, कहीं पर रोड ट्रेन ठीक है बन रही हैं, तो क्या वो आज अगर मैं आपको कोटेशन दे रहा हूं तो मैं तो आज के स्टील प्राइस के हिसाब से दे रहा हूं ना। अगर एक साल बाद स्टील के प्राइस में कोई इंपोर्ट ड्यूटी आ गई, आपने देखा जैसे यूएस ने टैरिफ लगा दिए, तो क्या धंधा एकदम खराब नहीं हो सकता किसी। समझ रहे हो। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इट इज सब्जेक्ट टू कॉस्ट एस्केलेशन। सर अगर पीछे से ही माल अगर महंगा आ रहा है तो इतना कॉस्ट और बढ़ जाएगा, चाहे वो फिक्स प्राइस हो चाहे वो कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है दिखते हैं एक बार। इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सम केसेस की जरूरत पड़े, कहाँ पे फिक्स कॉन्ट्रैक्ट से बिल्डिंग कहाँ लिखा है। सम केसेस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने मार्क किया है कुछ कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी लाइन, ये वाला पैराग्राफ ये वाला। यही है ना। हाँ सम केसेस मतलब अगर आपका रॉ मटेरियल सोर्सिंग ही महंगा हो गया, इंडिया में स्टील ही महंगा हो गया, इंडिया में सीमेंट ही महंगा हो गया, तो भाई 400 लाख का नहीं बनेगा, 50 लाख रुपए और बढ़ जाएगा पैसा। समझ रहे हो। फिक्स में भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दूंगा, अगर नहीं लिखवाया तो नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी समझ होती है। फिक्स के अंदर हो गया, लेकिन भाई कॉस्ट एस्केलेशन होगी, कल को रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, थोड़ा बहुत हो गया ठीक है नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सोर्सिंग अलग हो गई तो मैं तो इंश्योर करूंगा भाई। हम्म। हाँ वही ना कुछ कर पहले कॉस्ट पे कर देता मतलब। कॉस्ट को एक्सटेंड करके बता रहे हैं मतलब अगर हो सकता है प्राइस ना बढ़े तो मैं आपसे ज्यादा चार्ज कर लूं, मतलब फिक्स प्राइस के अंदर 400 करोड़ का है, आज स्टील का जो भाव है उसके हिसाब से कोटेशन दी तेरे को। कल को अगर प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मेरे हाथ में नहीं है ना, आपको बता मैं अभी से कैसे मार्जिन बढ़ा के दिखा दूंगा आपको उसके। मैं मार्जिन रखूंगा वो ठीक है, बट मैं इस बात का मार्जिन रखूं कि प्राइस बढ़ेगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। प्राइस बढ़ेगा तो उस पर आपके पास आके बात करूंगा ना मैं। कम हो गया तो कम की बात हो सकती है। आप बनवा रहे हो आप कह दो आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, कम हो गया तो उस पर भी बात करेंगे। बताइए क्लियर है बच्चे। अब आप क्या करिए सिर्फ और सिर्फ इसको बना दीजिए छोटे इसको। क्योंकि मैं जब आपको लिस्ट दे रहा हूँ कॉस्ट की, हो सकता है दैट माइट इंक्रीज, तो वो चीज दोनों में प्राइस एस्केलेशन हो जाता है बच्चे, कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है।
हाँ, बॉक्स के अंदर वाला लिखना है। लिख लिया बच्चों? ओके। सर एक मिनट। हाँ जी सर। वो तो मेरे को 500 जगह से सीमेंट मिलता है। मेरी टीम है, मैंने क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, और उस टीम का यही है कि फाइंड मी द चीपेस्ट रॉ मटेरियल। एग्जैक्टली वो आप इतना बड़ा मॉल बनवा रहे हो, आप भी एक कमेटी बिठाते हो। ऐसे नहीं होता कल वो अर्थक्वेक आए मॉल ही गिर जाए और वो है। तो तू भी 5-6 करोड़ ऑडिटर्स और उनको देगा, एंड यू विल मेक श्योर उस चीज का क्वालिटी कंट्रोल होंगे, सारी चीजें होंगी। ऐसे थोड़ा ना, एक मॉल बनने में 1000 चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। एग्जैक्ट रोड बनती है, आप रोड की हालत देख लो। ठीक है, वो क्या है, ये गवर्नमेंट का वही चीज ही आ जाती है कि भाई क्यों ये चीज नहीं देखी, दोबारा रोड बनाओगे, फिर आप एलोकेट कर रहे हो पैसे, तो ये सब तो करप्शन ही है। एग्जैक्टली। आप अपने नोन में कॉन्ट्रैक्ट देते हो, वो नोन वाले लोग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी लगाते हैं, पर कोई नहीं देखता क्योंकि तो मेरे नोन में मैं पैसे तेरे अकाउंट में करा देता हूँ, अगले साल फिर रोड खराब, फिर पैसे दूंगा। यही तो होता है सारा। ओके सर, आइए बेटे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे बस। अंदर इसके अभी समझना है चीजें, लेकिन एक क्वेश्चन करते आ जाओ, बहुत ही बच्चों वाला। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड क्या होता है बच्चा आपके हिसाब से? जितना परसेंट काम हो गया उतने परसेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। आइए देखते हैं। एक्स लिमिटेड कमेंस्ड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/2001। बहुत अच्छी बात है भाई। और सर ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितने का? 2 लाख का। 2 लाख रुपए मेरा टोटल सेल्स होगा। कंपनी इनकर्ड 81,000 इन 2001-2002 फॉर 45% ऑफ द वर्क। क्या मुझे बता सकते हैं ईयर 1 में कितना परसेंट काम कर लिया आपने? ईयर 1, ईयर 2, एंड कैन आई से मेरा एक्सपेंस कितने का हुआ वैसे? 81,000, और कितना परसेंट काम कर लिया? 45%। एंड रिसीव 79,000। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, 45% काम कर लिया आपने, रेवेन्यू कितने का रिकॉर्ड करोगे आप? टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने? हाँ 45% है तो कितना अमाउंट बताइए। हाँ एग्जैक्टली, 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 45% कंप्लीटेड है तो 90,000। और एक्चुअल एक्सपेंस कितने का आपका? 81। पहले साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 9,000। कस्टमर से कितना मिल गया? तो पहले साल के एंड में डेटर कितने रुपए से आ जाएगा? 11,000। 90,000 में से 79,000 माइनस कर दो। The cost incurred in 2002-2003 is 89,000. Okay.
टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो भाई रेवेन्यू कितने का बुक करेगा यहाँ पे? 1,10। और एक्चुअल एक्सपेंस कितने का प्रॉफिट? 21,000 का। शो दी एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट। बड़े ही प्यार से देखिएगा, ये P&L अकाउंट बना हुआ है। रेवेन्यू कितने का दिखाया था? 90, 81 और 9,000। अगले साल 1,10, 89 और 21,000। रही बात कस्टमर की, डेटर कितने से बनाओगे पहले इसे? कितना मिल गया था? कैरेट डाउन हो गया 11,000। वही अगले साल 11,000 आ गया। और डेटर दोबारा कितने से बनाया? 1,10। सर कुछ लिखा नहीं हुआ था, बट आप ये कह सकते हैं मैंने बाय बैंक कर दिया। कितना बच्चे? 1,10 और 90। अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो आया था ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? P&L बना दीजिए दोनों साल का, और कस्टमर का लेजर बना दीजिए। सर ये जो ईयर कर रहे हैं हम कंपनी की फंड कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर, वही मैं पूछ रहा हूँ, तो प्रॉफिट है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं बच्चे। जो बिल्डर लोग हैं वो किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। जल्दी कर लो रे, बात मत करो। अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एंड पीछे ये उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में सेल सेल भी लिख सकता है कोई, ऐसा कोई बोल अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही बोल ले, या सेल्स भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाय सेल्स भी लिख सकता है। खुद से करो, पूरा सॉल्व करा दिया मैंने, खुद से करो। अगर एक एक वैल्यू बता दी, खुद से कर रहा है ये। फिर 15 देखे तो बच्चे करना है Ayush ji, all clear? Any doubts? No study for doubts? सही है बेटे, सही। क्वेश्चन भी चलता रहे, बातें भी चलती रहे। फिर एक रिसर्च कर रहे हो
हाँ नहीं, कस्टमर क्या होता है? डेटर होता है भाई। डेटर का लेजर बना दे बस। डेटर का लेजर ही तो बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में। कितने बच्चों का हो गया क्वेश्चन? मिल गई। बैलेंस पेमेंट सारे रिसीव कर लिए, एज्यूम कर लिया। बाय बैंक 12110, नहीं नहीं सॉरी, 121। मैच करना ठीक है भैया क्या बात है, खुद से कर लिया आपने। बस आपको बोल गुड यार। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गलत हो गया, खुद से कर। सिर्फ खुद से भी थोड़ी गलती तुम्हें टेप आ है जी बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में तो AS7 खत्म हो जाएगा, पर अब थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा, इतना धीरे भी क्या करना। आज मैंने GST का सोच कर आया हुआ हूँ। नेक्स्ट क्लास नहीं आ रहे क्या आप? स्लो एंड स्टेडी विंस दैट। एक साथ आओ, कंसिस्टेंट आओ, डिसिप्लिन वे में आओ। रीजन तो सुनिएगा, बताओ ना। रीजन कोई भी हो वो वैलिड नहीं हो सकता भाई, क्लास को छोड़ के चाहे आप कोई भी रीजन दो, एक्सेप्ट रीयूनियन। ठीक है, चलिए तो इतना रखते बच्चे। और अब हम लोग टैक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर 3 बजे स्टार्ट कर लेते हैं। सर थोड़ा सा ओके, थैंक यू।